तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और साथ में उसका सॉल्यूशन भी मैं कराऊँगा। और मैं सारे जो भी प्रीवियस ईयर में आपके एग्ज़ाम हुए 2016 में हुआ हो या 21 में हो, सारे क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी एग्ज़ाम को देते हैं तो उससे पहले हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारी जो आने वाली 9 तारीख को, उसमें वही क्वेश्चन लगभग जो पहले पेपर हुए उन्हीं के आसपास टॉपिक से क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। तो उन्हीं से और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं दोस्तों जो डायरेक्ट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आ जाते हैं। तो हमें एक एग्ज़ाम का व्यवहार पता चल जाता है कि टॉपिक मतलब क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बड़े ही हमारे लिए लाभदायक होंगे। तो इसी सोच के साथ मैं आपको 2016 और 2021 के सारे क्वेश्चन पेपर वो हल कराने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी का हम 2016 का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्यूशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो इसका आपका आंसर दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष नहीं करता है। तो इसका आंसर आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। जैसे प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसके कार्यों का निर्वहन करता है, उसी तरह जैसे राज्यपाल की अनुपस्थिति में जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश इसका निर्वहन करता है उसके कर्तव्यों का। तो बिल्कुल ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें कथन और कारण दिए गए दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है। बिल्कुल राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो ये तो सही है कि उसके राष्ट्रपति के पद पर्यंत ही रहता है, लेकिन जो कारण दिया गया हमको कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है ये गलत है। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति तो सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो इसमें हो जाएगा 3, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भी आपको सही छांटना है, सम्मिलित कौन सा नहीं मतलब गलत छांटना है इसमें से। कभी कभी तो हमको इसमें पढ़ने में दिक्कत मतलब अगर हम सही नहीं पढ़ते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है दोस्तों। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तो हम देखते हैं भाई 154 दे रखा है इसमें, राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियाँ 154 में बिल्कुल इसमें है। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये भी सही है, इसमें नियुक्ति के बारे में है। 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, तो इसमें ये गलत लग रहा है दोस्तों मेरे को। और 153 में राज्यपाल के मंत्रिपरिषद, बिल्कुल ये सही है। तो 163वां सही है, 54वां सही है, 55वां सही है। तो ये 56वां गलत है दोस्तों। 56वां मैं आपको बताऊँ क्या है इसमें। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति वो राज्यपाल वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। तो इसमें ये कहा गया दोस्तों, इसमें नियुक्ति की योग्यता से रिलेटेड कोई बात नहीं है, योग्यताएं अलग आर्टिकल में है। तो ये इसमें गलत है, बाकी ये तीनों सही है, ये गलत है इसमें। तीसरा वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो राज्य के उच्च न्यायालय है उसके बारे में विचार कीजिए। तो इसमें हमें को 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से हमको सही कथन का दोस्तों चयन करना है। तो कथन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं, उनको पढ़ेंगे फिर पता लगेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला दे रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। ये लो पहला ही गलत हो गया दोस्तों। 213 में ये कहाँ प्रावधान है? 213 में तो ये प्रावधान किया गया है कि जो हमारा गवर्नर है दोस्तों राज्य का, वो 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है, उसी तरह 213 के तहत राज्य में ये राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी करता है। तो पहला गलत हो ही गया। तो जिसमें पहला है उसको तो वैसे ही कट कर दो आप, वो तो हो नहीं रहा, पहला में पहला है और इसमें पहला है इसमें पहला है। तो ऑप्शन नंबर ये अपने आप हो जाएगा। फिर थर्ड तो ये सारे सही देगा। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 256 के तहत रिट जारी करने का अधिकार, बिल्कुल सही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट 35 के तहत रिट जारी करता है, तो जो हाई कोर्ट है वो 226 के तहत रिट जारी करता है दोस्तों। फोर्थ है भारतीय संविधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, बिल्कुल। 7वें संविधान संशोधन से ये व्यवस्था की गई थी 1956 के तहत कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और है भी बहुत सारे, लगभग हमारे राज्यों के मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, जैसे पंजाब हरियाणा के लिए एक ही है,
और पहले अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए एक ही था, अब तो अलग कर दिया गया, आंध्र प्रदेश का अमरावती कर दिया गया। तो ऐसे प्रावधान संविधान संशोधन के माध्यम से कर दिया गया था। प्रावधान शुरू में तो था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय हुआ, लेकिन बाद में प्रावधान करके कह दिया गया था कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल 5वें क्वेश्चन पे हम लोग आप पूछे दोस्तों, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? बिल्कुल ए विधानसभा के बिल्कुल सही है। जिस तरह जो हमारी सेंट्रल कार्यपालिका होती है वो संसद के प्रति जवाबदेही होती है, संसद में भी मुख्य रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है, उसी प्रकार ये यहाँ पर विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और तो है ही नहीं, राष्ट्रपति संसद ये हो ही नहीं सकता, राज्यपाल के प्रति नहीं हो सकता, तो इसमें पहला आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। छठा क्वेश्चन है, जो अधोलिखित सचिव में स्थित नीचे दिए गए कोड की सहायता से सोपान क्रम उच्च स्तर से निम्न स्तर नियुक्त करते हुए सही कर, मतलब जो ये एक सोपान क्रम देना, पद दिए गए जिनका देखना है कि ऊंचे से नीचे की तरफ अपन देखना सबसे ऊंचा पद कौन सा है, निम्नतम कौन सा, मतलब क्रम वाइज जमाना। तो सबसे ऊंचा दोस्तों सचिव हो जाएगा। तो सचिव के बाद में हमारा हो जाएगा दोस्तों, क्या नाम से है, विशिष्ट सचिव, उसके बाद में उप सचिव, और ये हो जाएगा फिर सहायक सचिव। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसमें? फर्स्ट। तो देखने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा सचिव होता है। पहले ऑप्शन में है, मतलब ये दूसरा ही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट पे 1 आ रहा है सचिव वाला, और किसी में नहीं है, तो वो तो ऐसे ही काट दो। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कोट वाले क्वेश्चन आते हैं जिनमें अगर एक भी हमें याद है तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे अगर आपको इसमें सचिव भी याद है ना कि सचिव सबसे बड़ा होगा, तो सारे उसके अधीन पद दिए गए, तो इसमें सबसे पहले ये कि इसमें दे रखा तो ये सही रहेगा, वो सब काट दिए। बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला देश का नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा कार्य जिला देश का नहीं है। देखो, राजस्व का एकत्रीकरण बिल्कुल करता है वो, कलेक्टर, नाम ही कलेक्टर है तो कलेक्ट करता है वो राजस्व का, बिल्कुल कानून व्यवस्था का रख रहा है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, वो दस्तावेजों का करता है वो। आयकर का एकत्रीकरण, बिल्कुल ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों का काम है ये इनकम टैक्स का एकत्रीकरण, तो ये हमारे इसका जिला कलेक्टर का काम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति थी वो किस कारण से बनाई गई थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज संस्था या ग्रामीण विकास या सामुदायिक विकास कार्यक्रम? तो दोस्तों ये बनाई गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। तो बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 9वां, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन, जो कि हमारे 73वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। तो एक तो 73वां था जो ग्रामीण पंचायती राज था, स्थानीय सुशासन के बारे में था, और 74वां नगरीय स्थानीय सुशासन के बारे में था। तो उसमें अलग अलग आर्टिकल जोड़े गए थे संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इसमें हमारे 73वें संविधान संशोधन में दोस्तों 243 से 243 और तक ये अनुच्छेद जोड़े गए थे, ठीक है। तो बिल्कुल यही है, 29 विषय जोड़े गए थे पंचायती राज के तहत। तो इसमें ये हो जाएगा थर्ड वाला, कोई समझाने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखना पड़ेगा भाई इसमें कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों 10वां क्वेश्चन, मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया वैसे आपको। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमारा 10वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज, वैसे मैंने आपको इसका आंसर पहले पता चल गया होगा, मैंने उसे समझा दिया था आपको। पंचायती राज व्यवस्था थी वो क्या है? स्थानीय सरकार थी, स्थानीय सुशासन थी, स्थानीय सुशासन थी, और ग्रामीण स्थानीय सुशासन थी। तो दोस्तों आंसर ऐसे दिए गए कि आपको भटकाने का काम किया गया है। सारे लगभग ऐसे लगेंगे कि हाँ ये भी हो सकता है ग्रामीण गाँव में स्थानीय सुशासन के बारे में थी, लेकिन इसमें सही आंसर रहेगा आपका ग्रामीण स्थानीय सुशासन, मतलब गाँव के स्थानीय सुशासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी। तो वैसे तो पहला से स्थानीय सरकार थी, वो स्थानीय सुशासन था, लेकिन जो सही है कि इसमें पूरा इसमें आंसर मिलेगा आपको ग्रामीण स्थानीय सुशासन की व्यवस्था थी। और अगर आपको वो नगरीय सुशासन की पूछे जाए तो वो 74वें संविधान संशोधन में हुआ था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्य की विधानसभा के बारे में ये हमको कथन दिए गए। ये कथन वाले कभी कभी तो ये होता है कि हमारा एक भी अगर याद है तो इससे हमारा
आंसर वो आ जाता है। देखते आता है या नहीं आता है। विधानसभा के बारे में कथन दिए गए, तो देखते कौन सा क्या सही पूछ रहा है ये, कौन से कूट सही है। तो ये पहला दिया गया कि इसका कार्य 5 वर्ष का होता है कार्यकाल, बिल्कुल ये तो सही है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, यहाँ लोचा कर दिया इसने। इसकी अध्यक्षता तो विधानसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। तो बस जिसमें भी 2 है उसको काट दो, पहले में 2 इसको काट दो, इसमें 2 इसको काट दो, इसमें 2 इसको काट दो, ये लो। अगर हमको ये भी याद था कि अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है, तो हमारा आंसर बन रहा था ये 3 नंबर का। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करता। मुख्यमंत्री कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वो विधानसभा का अध्यक्ष नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें जिसमें भी 2 है वो गलत है, मतलब 2 जिसमें भी है वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो इन तीनों में 2 है, एक तीसरे वाले में 2 नहीं है, तो हमारा आंसर बन जाएगा ये 3rd वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12वां। निम्न में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था? वैसे तो दोस्तों ये एग्जाम उस टाइम 2016 में हुई थी, तो ये करंट का क्वेश्चन है, वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो कबड्डी इसका आंसर है, क्योंकि करंट क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान देने की अपन को जरूरत नहीं है। अभी करंट के नए क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल 2016 में। ये भी करंट का क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर ये रिपब्लिकन पार्टी हो जाएगा। तो इसमें मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि करंट क्वेश्चन वैसे कोई काम के भी नहीं है। ये क्वेश्चन बिल्कुल करंट का नहीं है, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि जो नीति आयोग बना था, प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग को हटा के उसके आयोग स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था, तो वो कब अस्तित्व में आया दोस्तों? तो वो तो मतलब पहले घोषणा कर दी गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि हम अब नीति आयोग लेके आ रहे, तो ये 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जीएसटी परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, लोकसभा अध्यक्ष। तो जीएसटी है किससे संबंधित? वित्त से संबंधित, धन से संबंधित, तो इसका काम होगा वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होगा दोस्तों, और कुछ भी नहीं है इसमें। वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। कभी कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम प्रधानमंत्री को कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, इसका अध्यक्ष वही होता है, वित्त मंत्री दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। तो हम 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक कूट वाला क्वेश्चन है, इसमें से अगर एक भी हमें याद रहता है तो हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन है वो सही हो जाए दोस्तों। तो सबसे पहले तो मुझे दोस्तों याद आ रहा है कि ये जो ज्वालामुखी पर्वत है वो रहते हैं परिप्रशांत पेटी में, जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र, वहाँ पर जो आपको चारों तरफ ज्वालामुखी मिलेंगे दोस्तों। तो सी में आपको 4 मिल रहा है, तो सी में 4 मिल रहा है, तो ऐसा कौन सा है जिसमें सी में 4 मिल रहा है, वो देख लेते हैं हम। तो उसी से हमारा काम बन चल जाएगा। सी में 4, तो सी में 4 पर 1 और 2 में से रहेगा, मतलब अपना आंसर। तो ये तो होने से रहा अब सी में 4, ये 2 तो नहीं हो सकते किसी भी हालत में, पहला या दूसरा रहेगा। दूसरा मुझे याद है कि जहाँ तक बिल्कुल युवा पर्वत है ना, वो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। तो ए में 2 भी है, पहले दूसरे में ए में 2 भी है। तो तीसरा है प्राचीन वलित पर्वत, तो इसमें आ जाएगा आपका प्राचीन, ओ सॉरी, ये सही लगाया था थोड़ा, ये इसकी वजह से खिसक गया, मैंने ये बता दिया था आपको, ये परिप्रशांत आएगा। और आपको जो युवा वाला बताया था मैंने, ए में 2 था, पश्चिमी तट, ठीक है। और प्राचीन वलित पर्वत आपको मिलेंगे जो उत्तरी अमेरिका दक्षिण पूर्वी तट वहाँ पर मिलेंगे, और आपको भ्रंश खंड है वो मिलेंगे उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर मिलेंगे। तो ये आंसर आपको कहाँ मिल रहा है देख लीजिए कि आपको ए में 2 है, बी में 1 है, सी में 4 है, और डी में 3 है। तो ये आपका ए में ही बन रहा है दोस्तों, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। तो ये नहीं था कि एक भी क्वेश्चन से, इसमें चारों याद होना जरूरी थे, और मेरे को चारों ही पता थे, तो इस तरह आपका ये आंसर हो जाएगा। तो अब हम 17वां क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। तो 17वां क्वेश्चन हमारा, इसमें भी वही पर्वतमालाएं दी गई दोस्तों, तो मिलान करना है। तो जो किलिमंजारो दोस्तों, ये बिल्कुल आपका किलिमंजारो मिलेगा आपको अफ्रीका में। जो एकांकागुआ है ये मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका में। आप देख लेते हैं, मिला लेते हैं, अगर इनसे हो जाए तो। ए4 किस में मिल रहा है? पहले और चौथे में, तो दोबारा देख लेते। डी
वन, D1 किसी में है, D1 किसी में नहीं है, ये 4 है लेकिन D फिर पहले में है नहीं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का। तो इससे आप इसको और भी मिला सकते हैं हम, इसका मतलब B3 हो जाएगा इसमें। ये जो विंसन मैसिफ है दोस्तों, ये अंटार्कटिका है, और कोशिको है ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपको, किलिमंजारो यहाँ मिलेगा, एकांगुआ यहाँ मिलेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें 4 आएगा दोस्तों, इसका आपका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों महासागर दिए गए हैं, सागर भी है और महासागर भी है, इनमें से बड़े से छोटे की तरफ हमको इसका सही क्रम में जमाना है दोस्तों। तो बिल्कुल जमा देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। तो इसमें दे रखा है कि अटलांटिक पहले में अटलांटिक है, तो ठीक है, अटलांटिक तो बड़ा है ही हिंद महासागर से। हिंद महासागर ये सी तो हो ही नहीं सकता, हिंद महासागर अटलांटिक से बड़ा नहीं है, अटलांटिक बहुत बड़ा दोस्तों। ठीक है, इसमें आर्कटिक है लेकिन वो भी फिर भी नहीं चलेगा। इसके अलावा आर्कटिक, अटलांटिक, तो सबसे बड़ा तो दोस्तों अटलांटिक हो गया, फिर हिंद हो गया, फिर आर्कटिक हो गया, और दक्षिण चीन हो गया आए। तो इसमें ए ही रहेगा, यही सही क्रम है दोस्तों। इसमें अटलांटिक सबसे बड़ा है, तो इसमें बिल्कुल यही सही रहेगा दोस्तों। ये हो नहीं सकता क्योंकि अटलांटिक है, फिर इसमें आर्कटिक दे रखा है, दक्षिण चीन तो बहुत छोटा रह जाता है, आर्कटिक उससे बहुत बड़ा है, तो ये गलत हो गया। हिंद और अटलांटिक सबसे लास्ट में दे रखा है, तो ये हो ही नहीं सकता हिंद महासागर, तो अटलांटिक छोटा है, आर्कटिक और उसके बाद में अटलांटिक, तो ये यही गलत हो गया इसमें। तो इस तरह हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा, ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों। वैसे सबसे बड़ा अगर आपको महासागर क्वेश्चन आ सकता है तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। क्योंकि जब पहले मतलब जो हमारी पृथ्वी एक ही थी, पहले एक ही भूखंड था, तो 2 अलग अलग भूखंड हुए थे, एक पैंथालासा था, ठीक है, एक पेंजिया था, तो पैंथालासा था, उसका ही रूप बना था वो प्रशांत महासागर, तो वो बड़ा सबसे बड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा है भाई, ये भी मिलान वाला आ गया, लो 19वां क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थान, अरे ये हम कैसे बोल सकते हैं, हमारे इंडिया में ही है, मासिन राम सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पर, मेघालय में पड़ता है जो कि। नेक्स्ट है सबसे शुष्कतम स्थान, बिल्कुल ये भी हमें पता है, ये है इकिम, जो अटाकामा मरुस्थल है दोस्तों, वहाँ पर ये आपको स्थान मिल जाएगा, इकिक, ये मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट है कि विश्व का धुर उत्तरी शहर, विश्व का धुर कौन सा उत्तरी शहर, तो ये हमारा है दोस्तों नी एलचुंड। और विश्व का जो दक्षिणी शहर पूछ रहा है, ये मिलेगा आपको यूयूसा, तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं, आप मिला लीजिए इसको। तो A2 B1 A2 B1 C4 D3, तो आपका इसमें 3 मिल जाएगा भाई, ये मिल जाएगा, बिल्कुल सही है, 3 बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मिलान वाला आ गया, ऐसे कूट वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, देख लेते हैं इसको मिलाएंगे, क्या दिक्कत है अपने को भाई। आर्द्र भूमि आपको वेटलैंड दी गई है, जो कि रामसर कन्वेंशन हुआ था दोस्तों ईरान में, तो वहाँ पर कुछ स्थल से इनको वेटलैंड आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। तो इसमें आर्द्र भूमियाँ दे रखी है और जगह दे रखी है, जो कि अगर आपसे पूछा जाए कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, वेटलैंड डे, क्योंकि ये 2 फरवरी को ही हुआ था ईरान में। तो देख लेते भाई, पहले मिला लेते हैं कौन सा क्या है। तो भोज, आपको पता होगा राजा भोज हुए थे, ये MP के थे। हमारे भोज वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, ये हमें मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। और चंद्रताल बिल्कुल हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा बात करें तो सलर बिल्कुल ये जम्मू कश्मीर में है, और रुद्र सागर ये त्रिपुरा में है। तो ये आप ऑप्शन मिला लीजिए कहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो A2, तो A2 ये हो गया, B1 तो इसमें ही है, A2 इसमें है पहले में, लेकिन उसमें B1 नहीं है, तो इसमें B ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों, ये 2 वाला, A2 B1 और C4 D3, बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 22वां क्वेश्चन पे पहुंचे हम दोस्तों। तो भारत में कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित कौन सा रणनीति, मतलब हमारे जो कृषि के अगर पोषणीय विकास करना हमें, तो उसके लिए कौन सी रणनीति वो अच्छी हो सकती है दोस्तों, श्रेष्ठतम। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है उन्नत कृषि उपकरण मशीनें फसल कटाई के बाद
दानों को नुकसान से बचाने हेतु सशक्त कीटनाशकों का प्रयोग, एकल फसल प्रणाली, मिश्रित खेती प्रणाली, कार्बनिक खाद, नत्रजन स्थिरीकरण। एक प्रणाली क्या है नत्रजन स्थिरीकरण, मेरे को इंग्लिश में देखना पड़ेगा थोड़ा। मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड यूज टू ऑर्गेनिक मैन्योर से समझ नहीं रहा। मैन्योर्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स एंड पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप वेरिएंट्स। बिल्कुल दोस्तों, इसमें यही रहेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि इसमें मिश्रित आपको खेती प्रणाली और कार्बनिक खादों को यूज करना चाहिए हमें। बिल्कुल नाइट्रोजन स्थिरीकरण युक्त पौधे, कीट और प्रतिरोधी सस्य किस्मों का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर दोस्तों बी बन जाएगा। और ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका हम लोग का अधिक यूज नहीं करना दोस्तों। तो हमारा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन। अब ज्योग्राफी क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तो कर्क रेखा, जो कि हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा है। तो ये कहती कर्क रेखा और जो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत को 4 चतुर्थांशों में बात करता है। तो किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है? तो आपको पता है, मोटा मोटा मैं आइडिया बनाते तो आपके लिए ये भारतीय नक्शा अगर हम मान लें, क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है दोस्तों, मोबाइल है तो उससे सारा काम करते तो सिर्फ इतना ही बना पाएंगे हम। तो जैसे हमारा ये राजस्थान है, तो ये तो हो गई 23.5 डिग्री, ठीक है। और जैसे ये हो गई 80 डिग्री, तो ये 4 आपको चतुर्थांश मिल गए। तो आपको पता है कि जो कपास खेती होती है वो कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? जो दक्कन का पठार है, जो काली मिट्टी से बना हुआ, काली मिट्टी में कपास खेती होती है, तो वो कहाँ है? ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा। तो ये आपको ये क्षेत्र मिल रहा है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है दोस्तों, बिल्कुल। तो इसमें आपका आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरह बिल्कुल मैपिंग से समझने में बड़ा आसानी से हो जाता है। 23वें क्वेश्चन है कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतर की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या था? तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे। इस उद्योग को अहमदाबाद में पूर्वारंभ का लाभ प्राप्त हुआ नहीं। इसमें दूसरा सही होगा। अहमदाबाद में भूमि है, मुंबई में भूमि बची नहीं है दोस्तों। तो मुंबई में भूमि बहुत महंगी मिलती है और अहमदाबाद में बिल्कुल वहाँ बहुत सस्ती मिल रही। तो ये बिल्कुल ये कारण इसका सही होगा। ये कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं हो सकता, इसका सेकंड ऑप्शन ही सही रहेगा दोस्तों। तो 23वां क्वेश्चन हो चुका हमारा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है हमारा? तो ये दे रखा कि हाड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर, इसमें भी सही कूट का चयन करना हमें। एक मिनट। हाड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश पर स्थित है। तो वाह यार, क्या ऑप्शन दिया है, पश्चिमोत्तर। हाड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर में कहाँ से आ गए? ये तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो पहला तो गलत ही है, जिसमें पहला है उसको काटो साले को, जिसमें पहला उसको काटो साले को। बिल्कुल दूसरा बिल्कुल सही है। 41.5% हमारे बालों का स्तूप युक्त प्रदेश है, दूसरा सही है। तीसरा संरचनात्मक दृष्टि राजस्थान का भौतिक स्वरूप है वो भरत मैदान और प्रायद्वीप पठार, बिल्कुल इसमें भी आता है। जो कि मतलब जो उत्तरी क्षेत्र है वो तो हमारा भरत मैदान में आ जाता है, और जो हमारा दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का क्षेत्र है वो प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है दोस्तों। तो बिल्कुल ये भी सही है। अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो ये 2 3 4 सही, 2 3 4 किसमें आ रहा है? तो ये इसमें आ रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही दोस्तों। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को करवाने का कोई मतलब नहीं, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, 25वें क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन करवाने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। नेक्स्ट हम 26वां क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26वां क्वेश्चन, जो भी कूट से रिलेटेड है, तो इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मतलब ये हमको मृदा दी गई है और वो जलवायु क्षेत्र दिए गए, किस क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। तो हमको पता है कि एरिड जो शुष्क मृदा है वो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। तो उस क्षेत्र को कहते हैं हम शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र। जो इंसेप्टिसोल मृदा दोस्तों, ये हमारे राजस्थान का अगर ये नक्शा है, तो ये जो अरावली पर्वतमाला है इसमें इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो वो क्षेत्र हो जाता है हमारा दोस्तों अर्धशुष्क। और इस क्षेत्र के आर्द्र के अंतर्गत ये आता है। अल्पिसोल की बात करें तो दोस्तों जहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है उसको हम अल्पिसोल कहते हैं। जलोढ़ मृदा का नाम अल्पिसोल। तो ये उप आर्द्र और आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलेगी। और वर्टिसोल मतलब काली मृदा, काली मृदा कहते हैं वर्टिसोल को। तो ये मिलेगी में जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है दोस्तों।
आर्द्र और अति आर्द्र क्षेत्र हाड़ौती के क्षेत्र में, जहाँ पर सबसे पहले मतलब बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है इसी क्षेत्र से प्रवेश करता है और यह सबसे ज़्यादा बरसात होती है झालावाड़ में। तो ये हमारा आंसर हो 1 2 3 4 किसमें आ रहा है 1 2 3 4, इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारा वैसे करंट का है, मैं आपको बता दूं, लेकिन पहले का डाटा है इसमें, उसके हिसाब से हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वर्तमान का डाटा बता देता हूँ आपको। जो वर्तमान में हमारे आरक्षित और जो संरक्षित क्षेत्र है उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना प्रतिशत वर्तमान में 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार। तो जो हमारा आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों वो तो 37% है, और सबसे ज़्यादा और ये है 56% के अंदर संरक्षित क्षेत्र आता है, और जो बचा हुआ है वो अब आप देख सकते हो वर्गीकृत के अंतर्गत वो आ जाएगा 37 और 56%। तो 37 है हमारा आरक्षित कम है, संरक्षित ज़्यादा है। और अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र का है प्रतिशत के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से भी, तो आपको उदयपुर मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी और ये करंट का क्वेश्चन था पहले का, अभी वर्तमान के हिसाब से पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको वर्तमान के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 28वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का मरुस्थल है विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थल से भिन्न क्यों है दोस्तों, और यह मरुस्थलीकरण के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। तो अवधारणा दे रखी है, यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, बिल्कुल ये गलत है। यह अर्धल स्थल के प्रारंभ प्रसार होती है, ये भी गलत है। शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ प्रसार होती है, ये गलत है। अतिचारण, अति हलन, निर्वनीकरण, मृदा एवं जल के अनुचित प्रबंधन के कारण ये प्रसारित होती है दोस्तों और प्रारंभ होती है। तो बिल्कुल इसका आंसर ये 28/4 सही रहेगा। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट वाइज, इसमें मैं कुछ समझाऊंगा नहीं आपको, ये तो याद रखना पड़ेगा भाई। 2002 और 3 में ये ऐसा अकाल पड़ा था, 90% से अधिक गाँव है वो अकाल से बहुत बुरा अकाल पड़ा था। तो इसको मैं कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, फैक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन वैसे करंट का है दोस्तों, इसमें समझाने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाटा इसमें चेंज होता रहता है, क्योंकि भूमि के अंदर भी बदलाव आता रहता है कि क्योंकि हमारी सिंचाई सुविधाओं का धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो 1 मिनट कहाँ गया वो क्वेश्चन। तो वही इस क्षेत्र में भी तो चेंज आ जाता है कि इसके अंदर कितना क्षेत्र है। तो ये करंट का क्वेश्चन है वैसे। अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊँ तो इसका आंसर बनेगा ए वाला, कि ये 19% बंजर भूमि, तो इसमें चेंज आता रहता है। अगर हमारी सिंचाई की सुविधा बढ़ती है तो ये क्षेत्र कम हो जाएगा दोस्तों। बाकी इसमें उस टाइम ये पहला और दूसरा सही था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हम, इसमें ऑप्शन है इसमें, अगर आप देखना चाहो तो पहला नंबर का ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट का था इसलिए मैं ज़्यादा आपको करवा नहीं रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वो हमारे लिए अभी रेलेवेंस नहीं रहती, उनकी कोई प्रासंगिकता है नहीं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अंध धूसर और क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगाती है। तो बिल्कुल ये भी करंट का है, पहले रोक लगाई होगी उस टाइम, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये आपका आएगा बहरोड, श्रीमान, सूरजगढ़ और धौड़, ऑप्शन नंबर 2। ये भी करंट का क्वेश्चन दोस्तों, इसकी कोई रेलेवेंस प्रासंगिकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुधन के संबंध में कौन सा गलत कथन है। तो वही करंट क्वेश्चन, क्या बताए, करंट क्वेश्चन है, इसको करने कोई मतलब नहीं, लेकिन उस लिहाज से पहले ये सही था। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर था, क्योंकि अभी नई पशु गणना हो चुकी है तो उसके हमें डाटा याद करने है दोस्तों। तो पशु गणना में क्वेश्चन बिल्कुल आने की भी पूरी संभावना है, तो वर्तमान का आप डाटा याद करके जाना दोस्तों, ये डाटा आपके मतलब का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, जो राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में घटित निम्न से कौन सा परिवर्तन है वो सही है। तो ठीक है, ये तो करंट का नहीं मान सकते हम, वैसे तो करंट का ही है मिक्स रूप, लेकिन 2012-13 हम पूछ रहे हैं कौन सा प्रतिरूप है वो परिवर्तन है वो सही है। तो वही इसमें आपका सही हो जाएगा तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब अनाज के अंतर्गत 42 से 56% हो गया, ये भी गलत है। दूसरा दालों के अंतर्गत 21 से 13 हो गया, ये घट गया, ये बिल्कुल सही है। तिलहन के अंतर्गत 6 से 20, ये भी सही है, ये भी सही है। कपास, गन्ना व ग्वार, फली, सब्जी, मसाले व चारा के अंतर्गत 16 से 23% हो गया है, बिल्कुल ये भी सही है। तो 2 3 4 किसमें 2 3 4, ये इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां,
और ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। ये नहरें दी गई है, लिफ्ट नहर और लापान्वित जिले दे रखे हैं हमें। हाँ तो भाई दोस्तों, आपका 34वें क्वेश्चन पे हम लोग आ पहुँचे अब। तो इसमें देखो लिफ्ट नहरें दी गई है और लापान्वित जिले दिए गए। तो देख लेते हैं, हम मिलान कर लेते हैं कौन सी नहर कहाँ पर काम की है। तो सबसे पहले अगर जयनारायण व्यास की हम बात करें दोस्तों, तो ये हमारे मिल जाएगी जोधपुर और जैसलमेर में ये नहर इससे लाभान्वित होता है। चौधरी कुंभाराम की बात करें तो ये है दोस्तों हनुमानगढ़ और चूरू। बिल्कुल सही है चौधरी कुंभाराम। तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं वही देख लेते हैं हम, 3 4। तो ये बिल्कुल ऑप्शन 3 में मिल रहा है। तो इसका मतलब जो पन्नालाल वारूपाल है दोस्तों वो बीकानेर नागौर और करणी सिंह वो जोधपुर और बीकानेर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा इसका। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों लिफ्ट नहरों क्वेश्चन। अभी भी देख लो, आप कोई सी भी एग्जाम देख लो, अभी 11th स्टैंडर्ड की उसमें क्वेश्चन आया था। और जो भी पेपर हुए 3 4 सब में क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है। तो देख लो आप, जयनारायण व्यास है दोस्तों जय जोधपुर और जैसलमेर, कुंभाराम जी है वो हनुमानगढ़ और चूरू, पन्नालाल बारूपाल वो बीकानेर नागौर और करणी सिंह जी है जोधपुर और बीकानेर। इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है दोस्तों खनिज और खनन क्षेत्र। तो देख लेते हैं हम कौन सा खनन और खनिज क्षेत्र कहाँ पर मिलता है। तो अगर हम पन्ना की बात करें दोस्तों, तो ये पन्ना मिलता है हमको टिक्की और गढ़बोर। बिल्कुल ये सही है, इसका पहला ऑप्शन सही है। और अगर मैग्नीज की बात करें तो ये लीलावानी और कालाकोटा ये भी सही है। और तांबा कोलान भगोल ये सही है। तांबड़ा ये भी सही है। तो मतलब इसके सारे ऑप्शन सही दे रखे हैं। 1 2 3 4 कहाँ है वही देख लो आप, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये बड़े मेरे को बड़े मुश्किल लगते हैं, याद होते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36वां, कि सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संस्थान जैसे रिक्को, आरएफसी, राजसिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावना के आधार पर इस श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो बताइए भाई, इसके अंतर्गत कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो ये तो भाई याद करने का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ इसमें कौन से जिले सम्मिलित किए गए आपके। जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, कि राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके चुनाव कीजिए। तो जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर घटी है 1991 से 2011 के बीच। घटी नहीं है भाई, ये तो गलत है, बढ़ी है। और राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा था। तो ये सही है। राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1901 से 2011 के दौरान समान रही है। नहीं, ये गलत है भाई, समान नहीं रही है। राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2008 गुना बढ़ी है। बिल्कुल साक्षरता दर तो बढ़ी है यार। तो आपका 2 और 4 सही है। तो ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, कोड में नंबर पहला ही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका 37वां क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ सॉरी, आई होप दोस्तों आपको ज़रूर इनसे फ़ायदा मिलेगा। और हमें लास्ट ईयर के देख लो, किसी भी एग्ज़ाम की हमें करनी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। उससे हमें एग्ज़ाम का लेवल और उसका व्यवहार कि कहाँ से क्वेश्चन वो उठाता है वो सब पता चल जाता है। और कभी कभी तो वही क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। तो बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए ये वीडियो। और मैं आपको सारे पेपर करवाने वाला हूँ, 2021 के भी सारे पेपर करवाऊँगा। ये 2016 का चल रहा है अभी। तो भाई दोस्तों, आपका जो 38वां क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपका डिलीट कर दिया गया। तो इसको मैं समझा के बिना फालतू में कोई मतलब भी नहीं है अपना, ये डिलीट था 38वां। अब 39 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जनजातियाँ दी गई है और उसका कोड से मिलान करना है। तो बिल्कुल हमें पता है कौन सी जनजाति कहाँ रहती है यार, हम राजस्थान के वासी है भैया। तो देख लेते हैं हमारी मीणा जनजाति। सबसे पहले बात करें हम अगर शहरिया की, तो शहरिया रहती है इधर बारा साइड में, बारा और कोटा साइड में। बिल्कुल सही है। और हमारे गरासिया वो रहते हैं सिरोही में दोस्तों। तो ये हो जाएगी यहाँ पर उदयपुर सिरोही। और मीणा रहती है दोस्तों जयपुर और दौसा के आसपास के क्षेत्रों में। और डामोर रहती है अपनी डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। तो ये आप कोट देख लीजिए कहाँ पर कोट मैच कर रहा है दोस्तों। तो
ये कोड कहाँ पर मैच कर रहा था, सॉरी ये हट चुका है। अब मैं दोबारा से लगा देता हूँ। मीणा ये और शहरिया ये 1-3, डामोर फर्स्ट, ग्रासियत। तो पहला नंबर आता है शहरिया हमारा थर्ड पे, कोटा और 12। तो ए3 किस में है, ए3 3 और 4 में है। चलो ठीक है। ग्रासिया वाला आता है उदयपुर सिरोही, मतलब 3-2 कहाँ पे मिल रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में ही ऐसा ऑप्शन है जो हमारा सही हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। 40वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था में सुधार से प्रत्यक्ष से संबंधित नहीं था। कौन सा था जो मतलब जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से संबंधित प्रत्यक्ष संबंधित नहीं था। संशोधित क्षेत्र विकास उपागम एवं क्लस्टर योजना, राजस्थान आजीविका मिशन, मेवात डांग एवं मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा था बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आपसे नहीं आ रहा होगा। तो ये मेवात वाला तो हो ही नहीं सकता, इधर तो कोई जनजाति है नहीं। मेवात वाला क्षेत्र के अंतर्गत हमारा अलवर और भरतपुर का क्षेत्र आता है। और ग्राम ग्राम स्वरोजगार योजना ये भी नहीं था। राजस्थान आजीविका मिशन ये भी नहीं था। और संशोधित विकास एवं क्लस्टर पर ये बिल्कुल जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित योजना थी दोस्तों। तो इसमें 1, 2, 3 ये वाला कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल हमारे 40 क्वेश्चन दोस्तों हम कर चुके हैं, 40% लगभग हम पहुंच चुके। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन करते हैं कि 2011 की जनगणना के राजस्थान में 3 करोड़ श्रम शक्ति। बिल्कुल ये करंट का है दोस्तों, मैं करवा के भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। करंट का क्वेश्चन है ये, 41वां नंबर का क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सैंपल सर्वे NSSO के वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में कौन सा कथन सही। ये भी करंट का दोस्तों, करंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। करंट क्वेश्चन आप करंट तैयार करके जाना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए थे। वैसे तो ये भी करंट का है, लेकिन योजना के हिसाब से पूछा जा सकता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, तो इसके अंतर्गत वही समन्वित ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, ये तो इसके अंतर्गत शामिल नहीं था। तो इसमें पहला तो काट ही दो, जिसमें भी मतलब नहीं सॉरी ये शामिल था ये शामिल था। ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास, औद्योगिक औजार सप्लाई, मेरे पेन की वजह से मेरे को दिखाई नहीं दिया ढंग से, तो ये भी था इसमें, ये भी था दोस्तों। गंगा कल्याण योजना एवं मिलियन को स्कीम ये भी इसमें था। जवाहर रोजगार योजना ये इसमें नहीं था। तो 1, 2, 3 इसमें थे, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। 44 सी रंगराजन रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2011-12 में कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत निधन। बिल्कुल करंट का क्वेश्चन दोस्तों, 2014 क्वेश्चन। हटाओ इसको। 44-45 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं अब। सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों में से कौन सा निष्कर्ष वो सही है, बताइए भाई। और दोस्तों ये सुरेश तेंदुलकर वाला वैसे करंट का क्वेश्चन है, इसमें भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर बता ही देता हूँ इसका। करंट का क्वेश्चन है क्योंकि ये देखो 2009-10 की बात हो रही है, लेकिन इसका आंसर है 4 पैसे। कोई मतलब नहीं है, ध्यान मत देना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां। ये करंट का नहीं है, ये हिस्ट्री क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन। ये अमरावती स्तूप का निर्माण किसने करवाया, किस काल में हुआ था। तो काल की बात कर रहा है तो सातवाहन के काल में दोस्तों। फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो सातवाहन काल में ये अमरावती का स्तूप बना था, बौद्ध धर्म से संबंधित था दोस्तों ये स्तूप। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन के 1873 में जो भरौती स्तूप खोज की थी वो किसने की थी, कनिंगम ने की थी ये खोज। 9 राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की दोस्तों हवेली का है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं। सुजानगढ़ में दोस्तों, चूरू के अंतर्गत पड़ता है ये। शेखावाटी क्षेत्र दोस्तों हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ज़्यादातर आपको हवेलियाँ शेखावाटी क्षेत्र में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण वो किसने करवाया था दोस्तों। मांडू के किले का निर्माण ये हुसैन शाह ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था,
उसे इंसान है, क्योंकि इनका शासन था वही वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 बिलों में छेड़ा फाड़ना दोस्तों, जैसे वर्तमान में तलाक होता है वो तलाक ही इनके छाड़ना होता है। तो सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। आपका 50 क्वेश्चन हो चुका भाई अपना। ये छेला फाड़ना का मतलब होता है तलाक बिलों में, प्रथा है भाई, ये तो याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक है पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मतलब एक महाराजा थे दोस्तों जिसके 22 कवि थे, उसके दरबार में 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ थे, जिनको कहा जाता था गंधर्व वायसी। तो ये किस महाराजा के दरबार में ये विद्यमान थे? तो दोस्तों ये थे महाराजा प्रताप सिंह जी, इनके दरबार में ये रहते थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यार क्यों खिसक जाता है ऐसे, 51 हो गया ना अपने, 51 हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोली है? किस बोली की विशेषता है निमाड़ी और रागड़ी? तो ये है हमारे मालवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अलखिया संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी? अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी लालगिरी ने। अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी। ये तो फैक्ट वाइज क्वेश्चन है। 54 जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? राम सिंह जी सेकंड के द्वारा ये थिएटर की स्थापना की गई थी। और 55 बम नृत्य, बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। ऑल ओवर भारत में बम नृत्य प्रसिद्ध दोस्तों। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र में एक और नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र का बता रहा हूँ, ये तो मेवात का है। मेवात क्षेत्र भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट। मेवात में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? वो है बम नृत्य। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो शेखावाटी में शेखावाटी में है कच्ची घोड़ी नृत्य। तो हमारा 55वां क्वेश्चन हो चुका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन कि सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो ये क्वेश्चन तो डिलीट कर दिया था दोस्तों उन्होंने, 56वां बोनस मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 57 क्वेश्चन थे, बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी थे, उनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे दोस्तों हमारे दादू दयाल जी। नेक्स्ट है, जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो दोस्तों जहार पीर के नाम से हमारे क्या नाम है गोगा जी महाराज को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने मोहम्मद गजनवी से लड़ाई की ना दोस्तों। बहुत मतलब इतनी इन्होंने शौर्यता का प्रदर्शन किया कि उन्होंने भी कह दिया था ये तो कोई जहार पीर मतलब एक देवता है जो लड़ाई कर रहा है, तो उन्होंने इसको जहार पीर की पद दी थी गोगा जी महाराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, अलवर क्षेत्र की देवी है हमारी जिलानी माता दी। ये सुगाली माता को, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये माता बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो 1857 क्रांति थी उसकी इनको लोक देवी माना जाता है, क्योंकि पाली में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की उनकी आराध्य देवी थी, तो इनको 1857 की कुल देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट देवी हो जाती है हमारी सुगाली माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का मोलेला गाँव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन कोई मतलब का नहीं, इसको डिलीट मार दिया गया। चलो फिर 61वां क्वेश्चन करते हैं, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? तो ये हमारे भाई रीति रिवाज है, तो इसको भी बता देता हम क्या है। तो जो वर पक्ष की ओर से जो भोज कराया जाता है दोस्तों उसको कहते हैं जानोटन। ये इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। 61वां में वर पक्ष की ओर से जो भोजन कराया जाता है उसे कहते हैं जनोटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यार क्वेश्चन नंबर 62, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो ये वस्त्रों से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आ जाएगा पुरुष, महिला, नवयुवक, लड़का। तो ये भाई महिलाएं पहनती है कछाबू। और अगर पुरुष की बात करें तो वो पहनते हैं एक देपाड़ा नाम का वस्त्र होता है, वो तंग धोती होती है उसको देपाड़ा कहते हैं। तो बिलों से संबंधित वस्त्र ही है, तो महिलाएं पहनती कछाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे अगर गांव से रिलेट करते हो तो, लेकिन थोड़ा नाम हम अलग लेते, गांव में कहते हैं उणीदी। मतलब जो विवाहित महिला जाती है अपने ससुराल तो उनके साथ एक कन्या जाती है तो उसे हम उणीदी कहते हैं। तो यहाँ पर उणीदी कोई ओलंदी कहाँ गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, नव वधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को हम ओलिंदी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल हमारी संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है।
64वां क्वेश्चन है कि चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है। तो भाई ये एक कला हस्तकला है, उसके लिए विख्यात है ये स्थान। तो ये स्थान हमारे लिए विख्यात है दोस्तों। तीर कमान निर्माण के लिए ये स्थान विख्यात है, चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बल्लाया आभूषण है, आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों, बल्लाया। तो ये आभूषण दोस्तों हमारे हाथों में पहना जाता है, बल्लाया। आभूषण के क्वेश्चन भी आएंगे आपकी एग्जाम में, 100% आपके टॉपिक है आभूषण का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वां दोस्तों, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। मैं चाहता था आपके ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँ, लेकिन अगर मैं इनको इस वीडियो में सॉल्व करवाने लग गया तो ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, लगभग 3-4 घंटे का चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका इतना टाइम बर्बाद हो। मैं सिर्फ आपको मैथ रीजनिंग वर्डों की मैं आपको आंसर बताऊँगा, ताकि आप उस आंसर के लिहाज क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊँगा। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर मैं उसका सोल्यूशन कराने के लिए भी कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ। लेकिन अगर मैं इसमें सोल्यूशन कराने लग गया तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, 3-4 घंटे कम से कम खींच ही जाएगा। वैसे नॉर्मल मैं जैसे ये सोल्यूशन करा रहा हूँ जीके की, तो उसके में भी 1-1.5 घंटा तो जाएगा। तो मैं इसके आपको आंसर ही बताऊँगा सिर्फ। तो आप उसके आंसर के हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस पॉइंट पे जाना है। आपको टारगेट तो पता चल ही जाएगा कि इस तरह करना है। तो फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ बिना किसी टाइम ख़राब किया आपका। तो जो आपका 66वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 67वां क्वेश्चन है इसमें दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3। 68वां क्वेश्चन दोस्तों, ये भी रीजनिंग का है। इसमें आपका आंसर है एफ की उम्र 20 वर्ष है। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं कुछ, लेकिन अभी मैं सोल्व नहीं करा पाऊँगा दोस्तों। एफ की उम्र 20 वर्ष है, इसमें 2 आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 69 क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ये 4 वाला इसका आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी पूर्व, ऑप्शन नंबर 1। और जो 71वां क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 8.9% की वृद्धि। 72% में आपका 72वें क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 125% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। 73वां क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 600। और 74वां क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों 74वें क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा 20। और 75वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 217। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों आंसर बिल्कुल सटीक है, इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि चयन बोर्ड के द्वारा आंसर की दी गई थी लास्ट, उसी के आधार पर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो इसमें कोई गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सही आंसर बता रहा हूँ। और अगर आपको पेपर और आंसर की ये चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो मेरे को कमेंट कर देना ज़रूर, मैं आपको इसको उपलब्ध करवा दूँगा। ठीक है। तो हमारा 75वां क्वेश्चन हो चुका है। 76वां क्वेश्चन है, उसमें हमारा आंसर है दोस्तों HWG। 76वां क्वेश्चन है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा HWG, ऑप्शन नंबर 3। 77वां क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन 50 मीटर। इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 मीटर। तो 78वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये भी मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 79 क्वेश्चन नंबर, इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8,000 रुपये। और अगर 80वां क्वेश्चन देखें हम, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16,000 रुपये। तो ये आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी भी हमारे क्वेश्चन बचे हुए, तो उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो चुका है। आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 81 का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों किस्मत से लोगों को बोनस मिल गया था उस टाइम, तो ये भी बोनस डिलीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 82वां क्वेश्चन है आपका। ये 82
इसमें भिन्न छाँटना है। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, देखो ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, अंकगणित, गणित, ये सभी 4 तो इसमें गणित के पार्ट है। और एक गणित दे रखा तो गणित ही भिन्न हो जाएगा, क्योंकि भाई 4 तो गणित की पार्ट है। एक गणित को अलग से दे दिया तो ये इसमें गणित ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेमेल, ये भी बड़ा सिंपल रीजनिंग का क्वेश्चन मानो, ये रीजनिंग क्वेश्चन है बिल्कुल। तो बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैज अहमद और टोडरमल, तो इसमें तो ये अपने आप हो गया डी वाला, क्योंकि ये 4 है तो इसके नवरत्न थे, बाकी ये फैज अहमद इसका नवरत्न नहीं था। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका आसान हो गया। तो 84 क्वेश्चन नंबर, 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषयों गणित, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 84 में ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 हो गया ना अपने, अच्छा 86वां, तो 86वां क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10, ऑप्शन नंबर 1। 87वां क्वेश्चन, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 38 और 54, ऑप्शन नंबर 4। 88वां, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 सही 5/17, ऑप्शन नंबर 2। और 88वां हो गया। 89वां आपका इसका आंसर हो जाएगा 11.322, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो साधारण क्वेश्चन है, जैसे सरलीकरण क्वेश्चन है। 89 हो गया। 90वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि ठीक है, इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5, 10, 9। अब हमारे अंग्रेजी क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, तो इसमें देख लेते हैं 91वां क्वेश्चन है। तो 91वें क्वेश्चन में दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओपन शो, हैड बीन लिसनिंग, वंडर्ड, हैड हियर्ड। 92, तो इसमें आपका आंसर है दोस्तों, तो दोस्तों आपके 92वें क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपके 3 नंबर का। 93 में भी आपका यही आंसर है दोस्तों, 3 नंबर का आपका आंसर है। 94 में आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर है 94 में 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी 95 का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाय ऑफ विन विद ऑन, मतलब ऑप्शन नंबर 4। 96 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 97 में आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये तो बहुत सिंपल आ गया, क्योंकि इसमें तो हिंदी अर्थी पूछ रहा है, तो ये तो अपन समझा सकते हैं आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इन्फ्लेशन यानी होता है, ये मैंने आपका अंग्रेजी में बोल दिया, मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो आपका इसका आंसर ये हो जाएगा वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट और प्रतिलेखन और ट्रांसक्रिप्शन। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल था आपका 97वां क्वेश्चन। 98वां क्वेश्चन है आपका सिनोनिम पूछा गया है। इसमें सिनोनिम बड़ा सिंपल है, तो इसमें आपका हो जाएगा सिनोनिम, तो दोस्तों इसमें आपका आंसर बड़ा सिंपल है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लिबरल, बोंटीफुल और एक हो जाएगा मैग्नीमोनस मॉस। तो ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम पूछा गया मिसेंथ्रोफिस्ट, तो इसका दोस्तों फिलेंथ्रोफिस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। 100वां क्वेश्चन, तो हमारा 100वीं क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है आपके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कंप्यूटर क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे तेज मेमोरी, डायरेक्ट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जो कैच मेमोरी होती है दोस्तों, वो सबसे तेज मेमोरी होती है, और ये सबसे छोटी भी होती है, मतलब संग्रहण क्षमता इसकी सबसे कम और वो स्पीड के हिसाब से सबसे तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंजी पटल की कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अगर हम ESC कीज को दबा दें तो सारा जो भी प्रोग्राम चल रहा है वो इसमें रद्द हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, मतलब हट जाता है वो। ये बड़ा सिंपल है। टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। बड़ी सिंपल, सेंटर में अलाइन करने के लिए आपको Ctrl+E दबाना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीमीडिया होता है, ऑडियो वीडियो 1 और 2 दोनों, बिल्कुल ऑडियो वीडियो दोनों ही होता है, ऑप्शन नंबर 3। तो बिल्कुल दोस्तों आपकी ये मल्टीमीडिया ऑडियो भी रहता है, वीडियो भी रहता है, मतलब श्रव्य और दृश्य दोनों, तो मतलब
3 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर का है कि DNS का तात्पर्य है डोमेन नंबर सिस्टम या डोमेन नेम सिस्टम या डाटा नेम सिस्टम या नन ऑफ दीज। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन पे हम आप पहुँचे दोस्तों। तो आपका DNS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, सॉरी DNS की फुल फॉर्म आती है आपके डोमेन नेम सिस्टम। क्या डोमेन नेम सिस्टम, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 1 किलोबाइट के तुल्य है तो वो किलोबाइट है ना, उसको इन्होंने पूछा है बिट्स में, तो बिट्स में 1 किलोबाइट होता है 8000 बिट्स के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज की, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसने, किलोबाइट हो गया, एक निबल हो गया, 10 निबल के क्वेश्चन पूछ ले, एक निबल में 4 बिट होती है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां 8वां क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, देखो ये भी इस भंडारण क्षमता से रिलेटेड हो गया। स्टोरेज कैपेसिटी की सबसे उच्चतम इकाई कौन सी है, तो योटाबाइट इसकी है उच्चतम इकाई। नेक्स्ट है मॉडेम की स्पीड किस में मापी जाती है, तो मॉडेम की स्पीड दोस्तों BPS में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ISDN का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा, तो दोस्तों आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची पूछे गए, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका देखो धनुर्धर, धनुषधारी, कमने, तीरंदाज, ये सभी तीरंदाज के मतलब धनुर्धारी के पर्यायवाची है, बाकी इसमें मैच नहीं कर रहे दोस्तों। तो 11वां गया। 12वां किस समूह में यण संधि रहित शब्द है, मतलब किस में है जिसमें यण संधि नहीं और सब में यण संधि, तो दोस्तों इसमें यण संधि है, इसमें यण संधि है, इसमें यण संधि है, इसमें यण संधि नहीं। षड आनन, षड प्लस आनन, तो इसमें यण संधि नहीं है, तो ठीक है, इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर का कि मुहावरे का सही अर्थ कौन सा नहीं है, तो छठी का राजा होना यही गलत हो गया इसमें, तो कठिन परिश्रम करने वाला इसका नहीं हो जाएगा, और ये सभी सही है, पहला गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां ऑप्शन नंबर शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है, तो अनिवार्य को निवार्य, अग्रचित को अन्यमनस्क, अनुलोम को प्रतिलोम, तो यही आपका सही है। अपकर्ष उत्कर्ष दोनों सेम ही, ये नहीं हो सकता। सरल कठिन, सम्मुख विमुख, क्षम्य अक्षम अक्षम, बिल्कुल ये गलत हो गया। विज्ञ सुविज्ञ, ये भी गलत है, तो चौथा नंबर का इसमें सही है। और 15वां नंबर का आपकी किस्मत पेपर देने वालों की, इसको डिलीट कर दिया गया। 16वां क्वेश्चन है इसमें कर्मधारय समाज से निर्मित, तो कर्मधारय समाज देखते हैं कि इसमें महालक्ष्मी विपरीत काली मेचरा निडर कृतांत छाया तरु, छाया है जिस पेड़ के नीचे छाया, पारणशाला पानी की शाला, चंद्रमुख चंद्र के समान मुख, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका घृतांतर छायात्र और पर्णशाला, ये इसमें कर्मधारय समाज से निर्मित है। नेक्स्ट है 17वां, इसमें है कि कौन सा लोकोक्ति का युक्ति अर्थ सही है, रुपया तो सेठ नहीं तो जुलाहा, रुपये से रुपये पैदा होता है, ये गलत है। घर के ही मर्द, मतलब जो मर्द घर में ही रहते बाहर नहीं निकलते, मतलब वो डरपोक है, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 2। फिर आपको एक और बोनस 118 में बोनस मिला आपको, बड़ा मज़ा आ गया उस टाइम, कितने बोनस मिल चुके। और 119वां क्वेश्चन दोस्तों शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर होएगा भाई। तो देखते हैं, जो वाणी मन वाणी अथवा मन से ग्रहण न किया जाए सके उसके थे अवांग मनसा गोचर, निद्रा को जीत लेने वाला गुड़ाकेश, एक ही ग्रंथ है लेखकों का एक ही जल्द प्रकाशन, तो ये तो सही है कि निद्रा को जीतने वाला गुड़ाकेश एक ही लेखक के ग्रंथों का एक ही जल्द में प्रकाशन, ये सही नहीं है। बाकी पंचवृक्षों का समाहार पंचवटी कहेंगे इसको, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन इसने गलत पूछा, तो गलत ये है ऑप्शन नंबर 3, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा अप्रत्यय से युक्त शब्द समूह कौन सा है, तो देखो घेरा, छापा, उतारा, झटका, तो इन सब में आ प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे लगते हैं, नाम से याद होते, प्रत्यय पै मतलब पीछे, और उप मतलब जो आगे लगे, तो उपसर्ग आगे लगते हैं। तो ये हमारे टोटल 120 क्वेश्चन दोस्तों पूरे मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिए, और इसमें आपको मैं बता देता हूँ कितने तो बोनस मिले थे, उस टाइम कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए थे। तो दोस्तों आपके उस टाइम 7 क्वेश्चन है वो तो डिलीट कर दिए गए थे, उनका आपको बोनस दिया गया था। तो ये था दोस्तों 2016 का आपका
वीडियो का पेपर जिसका मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन करा दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना, ताकि मैं भी आगे वाले जो भी पेपर में सॉल्यूशन कराने की सोच रहा हूँ 2021 के चारों शिफ्ट में हुआ था जो पेपर, उनके सबके सॉल्यूशन कराने की सोच रहा हूँ। अगर मुझे रिस्पॉन्स मिला अच्छा तो मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन करा के दूंगा दोस्तों। तो यही था आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आपकी 2021 के जो भी 4 पेपर हुए उनका मैं सॉल्यूशन आपके सामने लेके आऊँ, और इसके अलावा मैं और सब्जेक्ट के भी कुछ ऐसे वीडियो लेके आऊँगा जिनमें आपको लगभग 1 या डेढ़ घंटे के अंदर आपका सब्जेक्ट वो पूरा रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये पसंद आ रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।